प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ये है ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी है ना, आगे से ध्यान रखना, फिजिकल क्वांटिटी, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, subtracted और इक्वलाइज और इक्वेट करना या इक्वलाइज करना और इक्वेट करना। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वलाइज और इक्वेट which have same dimension, which have same dimension। ठीक है, जिनकी डायमेंशन सेम है हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर इक्वेट कर सकते हैं या इक्वलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? सो ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वलाइज और इक्वेट which have same dimension, जिनकी डायमेंशन सेम है, भाई उन्हीं के साथ में हम ऐसा कर सकते हैं, सबके साथ में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए ना? सभी के साथ में ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ इनके साथ में ऐसा कर सकते हैं। ओके, मतलब क्या है इसका, ये जो स्टेटमेंट इसका मतलब क्या है? हाँ, बट मल्टीप्लिकेशन एंड division, multiplication and division is allowed for all type of physical quantity, but multiplication and division जो है ना वो हर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलाउड है, whether they are same or different, सेम हो या डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज अलाउड for all type of physical quantity, but addition, subtraction or equalization is allowed only for same type of physical quantity। ठीक है, जिनका डायमेंशन सेम है। इसको एग्जांपल से समझो। एग्जांपल ये है, जैसे अगर मुझे ऐड करना है, ठीक है, जैसे मैं ये अलाउड है क्या, 5 मीटर प्लस 2 kg, आंसर कितना आएगा बता सकते हो क्या? जैसे मैंने लिखा 5 मीटर माइनस 2 मीटर या प्लस 2 मीटर, 5 मीटर माइनस 2 मीटर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 मीटर माइनस 2 kg, 5 मीटर इंटू 2 kg, 5 मीटर डिवाइडेड बाय 2 kg। बताओ इसमें फर्स्ट वाला अलाउड है कि नहीं है? फर्स्ट वाला नो नहीं है सर। क्यों नहीं है? कभी सुना है सर कि दोनों सर को? उसकी यूनिट्स डिफरेंट है। हाँ, यूनिट डिफरेंट है, और पहली बात तो यूनिट डिफरेंट तो है, साथ में आप ये बोल दो कि भैया ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन अलग है, इसकी डायमेंशन अलग है, हाँ या ना? यस सर। समझ गए ना? तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो ये अलाउड है कि नहीं? इट इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, है ना? ये अलाउड है कि नहीं? 5 मीटर प्लस 2 मीटर 7 मीटर। 7 मीटर इट इज अलाउड। ये अलाउड है कि नहीं? है सर। यस इट इज 3 मीटर, इट इज आल्सो अलाउड, है ना? इक्वेट कर दिया आपने इसको, मतलब 5 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, सभी की डायमेंशन सेम है यहाँ पे, इसलिए अलाउड है। 5 मीटर माइनस 2 kg, इट इज अलाउड और नॉट? नो सर। नो नो, इट इज आल्सो नॉट अलाउड, है ना? ये भी अलाउड नहीं है। और 5 मीटर इंटू 2 kg, 10 नॉट मीटर के अलाउड। 10 मीटर के it is allowed and the answer is 10 मीटर kg या kg मीटर आप लिख सकते हो, इट इज अलाउड। और ये भी अलाउड है बेटा, इट इज 2.5 मीटर पर kg। कुछ बनेगी, कोई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, हमें नहीं पता कि क्या बनेगी, बट ये अलाउड है ना? दिस इज आल्सो अलाउड।
तो multiplication and division are allowed for different type of physical quantity, but addition and subtraction is allowed only for same type of physical quantity which have same dimension. तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. हो सकता है यहाँ पे वर्डिंग में ना समझ में आए, लेकिन जब मैंने इसको इस तरह से बताया तो ये समझ में आया कि नहीं पूरा? Yes, Yes, sir. sir. कोई Yes, डाउट sir. बेटा किसी No, को? sir. No doubt, sir. No, sir. नो डाउट. ओके, वेरी गुड. इसका मतलब अगर आपको ऐड करना है तो स्पीड और स्पीड ऐड होंगी. क्या स्पीड के साथ में एक्सीलरेशन ऐड होगा? No, No. sir. No, sir. No. स्पीड के साथ में कभी भी एक्सीलरेशन ऐड नहीं होगा. हाँ, स्पीड के साथ में एक्सीलरेशन जरूर मल्टीप्लाई हो सकता है. बराबर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का. आगे बढ़ते हैं अपन किसी को थोड़ा और इलस्ट्रेट क्लिक करते हैं. स्क्रीनशॉट लो इस पेज का. स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिए? Yes, sir. Now this is page number 2. इस पे बताना. जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं. मास प्लस एक्सीलरेशन ये अलाउड है कि नहीं? No. No. एंड मास इनटू एक्सीलरेशन ये अलाउड है कि नहीं? है, Yes. sir. इट इज नॉट अलाउड है ना, ये अलाउड नहीं है. लेकिन मास इनटू एक्सीलरेशन करने से एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है. कौन सी बनती है? दैट इज इक्वल्स टू फोर्स. ये Force. अलाउड है. इट विल फॉर्म न्यू फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ पे न्यू फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेशन नहीं होता. एडिशन सब्ट्रैक्शन से न्यू फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से न्यू फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेशन होता है. जैसे अगर मैं डिस्टेंस प्लस या माइनस टाइम ले लूं तो ये अलाउड है क्या? No. इट्स नॉट अलाउड है ना. लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लूं तो बेटा एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन Speed. जाएगी. Speed. दैट इज इक्वल्स टू स्पीड एंड इट इज अलाउड. बराबर है कि नहीं? Yes. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने से नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती. न्यू फिजिकल क्वांटिटी कब बनती है? जब आप उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो आपस में, जब आप डिवीजन कर लो तो न्यू फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट हो जाती है. ठीक है ना. एडिशन सब्ट्रैक्शन से न्यू फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती. एक बात ध्यान रखना. ठीक है. सो ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन no new physical quantity is formed, but on multiplication and division new physical quantity is formed. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लोग समझ गए कि नहीं अच्छे से? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? Yes, sir. Yes, sir. तो न्यू फिजिकल क्वांटिटी कब बन जाती है? मल्टीप्लिकेशन करने से, डिवीजन करने से न्यू फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है. लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से न्यू फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती है. ठीक है. और दूसरी बात क्या है कि भाई हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन या इक्वलाइजेशन सिर्फ किनका कर सकते हैं? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का कर सकते हैं? हेलो, कौन Same. सी? Same physical quantity. सेम फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम हो, सिर्फ उन्हीं को ऐड कर सकते हो, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सबको नहीं कर सकते. बराबर है. क्लियर हो गया? हेलो, Yes, sir. कोई Yes, sir. डाउट बेटा? कोई डाउट किसी को इस पे? sir. कोई डाउट है? No, sir. नहीं है? Yes, No. sir. ओके. तो आगे बढ़िए. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? No, sir. No, sir. ओके.
अब अच्छा ये बताओ, अभी कुछ ना इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट का मतलब ये है कि जैसे नंबर्स जो होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सब कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। जितने भी नंबर्स हैं ना, ऑल आर डायमेंशन लेस, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये सभी नंबर डायमेंशन लेस होते हैं, ध्यान रखना। अभी हम नोट पे जा रहे हैं, यहाँ तक तो डाउट नहीं है ना किसी भी बच्चे को? ओके, आगे बढ़ूं मैं अब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो अगले कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं। पेज नंबर 3, हाँ अभी पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। अब यहाँ पे आप इसको नोट पे समझ लो। फर्स्ट, ऑल नंबर्स आर डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, p टू द पावर 0। जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सभी डायमेंशन लेस होते हैं। ऑल द नंबर्स आर डायमेंशन लेस, ठीक है, ऑल द नंबर्स आर डायमेंशन लेस। जैसे इसको एग्जांपल ले लो, 1 2 0, 2/3, ठीक है, √3, √2, पाई, ई भी एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू लगभग 2.72 होती है ना। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, वैसे ही एक ई भी एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2.72 एक्सेट्रा होती है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? फिर log x, log वर्ड सुना है कि नहीं सुना है? log टू द बेस 10x। तो ये जितने भी नंबर्स आते हैं, कोई भी नंबर हो एक्सेट्रा यहाँ पे, तो ऑल नंबर्स आर डायमेंशन लेस, है ना। जैसे -3/2, क्लियर हो गया, 1/2, 5/2 एक्सेट्रा। तो जितने भी नंबर्स होते हैं ना, ऑल नंबर्स आर डायमेंशन लेस। क्लियर हो गया बेटा? हेलो? Yes, sir. हाँ, ये डायमेंशन लेस है, मतलब नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये फिक्स नंबर होते हैं। कहीं से थोड़ी, ये तो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, ये कहीं से डिराइव थोड़ी है ये। जैसे 1 कहीं से डिराइव है क्या? No, sir. No. नहीं, इंडिपेंडेंट चीज है। वैसे जितने भी नंबर्स है ना, ऑल द नंबर्स आर डायमेंशन लेस। फिर सेकंड पॉइंट आएगा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशन लेस। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशन लेस। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल थीटा मतलब आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई? डायमेंशन Dimension less. लेस हो गई। एंड सॉलिड एंगल आप ओमेगा से डिनोट कर दो या ये सिंबल से डिनोट कर दो, दिस इज एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो ये भी डायमेंशन लेस है, बट इनकी एसआई यूनिट होती है। नंबर की कोई एसआई यूनिट नहीं है, इनकी एसआई यूनिट होती है, लेकिन ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इनकी एसआई यूनिट क्या है? Radian. रेडियन इज दियर एसआई यूनिट, ऑलरेडी पढ़ा हुआ। और इसकी एसआई यूनिट होती है स्टे रेडियन, ठीक है, स्टे रेडियन, और सिंबल होता एस आर। तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये डायमेंशन लेस होते हैं। ऑल द नंबर्स आर डायमेंशन लेस, ठीक है। अगले पॉइंट पे जा रहे हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। कोई डाउट है तो बोलो यहां तक। कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है No, बेटा? sir. No, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? Yes, sir. पेज नंबर 4 अभी, हाँ देखो, पेज नंबर 4, पॉइंट नंबर 3, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
all trigonometric ratio are dimensionless. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना वो सभी डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बता सकते हो बेटा ये क्यों है डायमेंशन लेस? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये रेशियो होते हैं ना, आया ना? यस सर। हाँ, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना ये डायमेंशन लेस है। अगर आपको ध्यान होगा, आपने राइट ट्रायंगल पढ़ा, ये मान लो एंगल थीटा और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूअस है, ठीक है। दिस साइड इज एक्स, या फिर ये ए है और ये बी है और ये साइड सी है, तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बताओ जरा? साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन सी, बराबर है? हाँ, तो साइड अपॉन साइड बन रहा है ना ये, तो साइड अपॉन साइड मतलब इट इज लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ बनता है, और लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ बनने के कारण क्या बन गया ये? ओवरऑल डायमेंशन लेस बन गया। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सब डायमेंशन लेस होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही, ध्यान देना कि साइन थीटा, यहाँ पे मैं थोड़ा और इस तरह से लिख दूं, साइन थीटा ये पूरा ओवरऑल कैसा है? ये पूरा साइन थीटा ओवरऑल ये खुद डायमेंशन लेस है ना? ये खुद डायमेंशन लेस है। साइन थीटा इज ओवरऑल डायमेंशन लेस, ये ओवरऑल डायमेंशन लेस है। सिमिलरली यहाँ पे जो अंदर एंगल बन रहा है यहाँ पर का, ये भी डायमेंशन लेस होता है। तो ये थीटा भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। समझ गए ना? तो इसमें दो पार्ट है, साइन थीटा दो पार्ट से मिलकर बना। साइन थीटा खुद एक फंक्शन हो गया, फंक्शन वर्ड बोल रहा हूँ, एक रेशियो बोल रहा हूँ, और थीटा एक अलग पार्ट हो गया, एंगल। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आप बोलते हो, थीटा आर्क अपॉन रेडियस आप बोलते हो। ये दो चीजों से मिलकर बना साइन थीटा, समझ गए ना? ये भी थीटा यहाँ पे जो अंदर लिखा गया है ना, ये खुद भी डायमेंशन लेस है, और ये पूरा फंक्शन भी कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो ध्यान रखना बेटा इसको, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? सर हाँ बोलो। सर वो थीटा की वैल्यू के कारण वो डायमेंशन लेस है क्या? हाँ, थीटा की कोई भी वैल्यू आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, 40 डिग्री आ जाए, रेडियन में लिख दो, इसलिए डायमेंशन लेस है। अगर कोई भी वैल्यू लेता है तो मान लो जैसे मैंने लिख दिया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैसे सॉल्व करेगा तो 1/2 होता है कि नहीं? यस सर। नंबर आ गया, नंबर आ गया तो नंबर खुद डायमेंशन लेस है। और अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिख दूं, 30 डिग्री मतलब पाई अपॉन 6 रेडियन लिख दूं, तो ये तो एंगल है, ये भी तो क्या हो गया यहाँ पे? डायमेंशन लेस हो गया कि नहीं? हाँ या ना? समझ गए? यस सर। और ये जो 1/2 आया है यहाँ पे, ये 1/2 क्या है? ये खुद भी डायमेंशन लेस है। तो ऐसे भी समझ लो चाहे ऐसे समझ लो। क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ पे 30 डिग्री भी डायमेंशन लेस है और जो वैल्यू आती है वो भी डायमेंशन लेस होती है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये सभी डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है? समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके। अच्छा, तुमने इस तरह से इनको देखा है कि नहीं? मतलब अभी तक आप लोगों ने 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, उसमें बस यहाँ तक पढ़ा आपने। जैसे मान लो सिर्फ साइन थीटा पढ़ा, क्या ऐसा भी पढ़ा है साइन थीटा प्लस फाई, या फिर साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नो सर। नहीं पढ़ा। तो अब इस तरह से चीजें आएंगी आगे। साइन थीटा प्लस फाई लिख सकते हो, साइन एंगल ए प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है? समझ गए कि नहीं? एंगल ए प्लस एंगल बी का सम, फिर उसके में साइन की वैल्यू निकालना, या यहाँ पे आप माइनस ले सकते हो, यहाँ माइनस ले सकते हो, अंदर ही अंदर, ठीक है? पढ़ाया है। ओके, कोई बात नहीं, बट ये इस तरह से भी चलेगा। तो अगर ऐसा भी लिखा है तो भी डायमेंशन लेस है, अगर इस तरह से भी आपका लिखा है तो भी पूरा टर्म डायमेंशन लेस बनेगा, ऐसा भी लिखा है तो भी पूरा टर्म डायमेंशन लेस बनेगा। और इवन ये जो अंदर एंगल लिखे ये भी डायमेंशन लेस है। यहाँ पे पूरा फंक्शन तो डायमेंशन लेस है ही, ये अंदर के एंगल भी कैसे रहेंगे? डायमेंशन लेस रहेंगे। आप दो एंगल का सम लिख रहे हो ना,
समझ गए कि नहीं? हेलो, चलो ये बताता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है, ये लिखने का पीछे लॉजिक क्या है वो बताता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ठीक है? समझ गए? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो। यस सर। यस सर। ये क्यों लिखे हमने? ये देखो यहाँ पे मैं राइट ट्रायंगल बना के बता देता हूँ। सपोज जैसे यहाँ पे मैंने एक राइट ट्रायंगल ले लिया ऐसा, यहां तक थीटा डिग्री है और ये मान लो एंगल 30 डिग्री। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, बराबर है। ये जो साइड है इट इज ए, ये साइड यहाँ पे बी इतना, और ये वाली वैल्यू है सी। इसको डी ले लेना और इसको ई ले लेना। अगर आपको मान लो साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा का मतलब कितना आएगा? साइन थीटा का मतलब हो जाएगा बी अपॉन डी, बराबर है, आया ना? हेलो। यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर आपको इतना पूरा एंगल लिखना है, यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना बन जाएगा? यहां से अगर आपको पूरा एंगल चाहिए, बड़े वाले राइट ट्रायंगल पे चाहिए, ये कौन से राइट ट्रायंगल के लिए था? दिस इज फॉर राइट ट्रायंगल ए बी सी, है ना? और अगर मैं ऐसा लिख दूं साइन ऑफ थीटा प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ई, ये कौन से राइट ट्रायंगल के लिए बेटा? यहाँ पे दिस इज फॉर राइट ट्रायंगल ए बी डी, बराबर है? हेलो। यस सर। नहीं? Yes, sir. Yes. परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? बी प्लस सी, ये इतना पूरा परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो फिर आप ऐसा लिख दोगे साइन थीटा प्लस 30 डिग्री लिख दोगे। क्लियर हो गई बात? यस सर। हेलो, कोई डाउट किसी को? Yes, sir. No. नहीं है ना? No, sir. ओके, वेरी गुड। पक्का नहीं है ना डाउट? No, sir. 100%? Yes, sir. तो आगे बढ़ू मैं अब? Yes, Yes. sir. तो जितने भी नंबर्स होते हैं डायमेंशनलेस, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशनलेस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लोग समझे। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 6। अब सम टाइम आपको ये थोड़ा, हम लोग जब बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं ना तब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, बट ध्यान रखना अगर इस तरह से नंबर्स हैं, कोई पॉइंट नंबर 4 इस तरह के नंबर्स हैं जैसे y इक्वल्स टू e टू द पावर x, है ना? इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। मैं पढ़ाने वाला हूं तो अभी है क्या, अभी इसके बारे में नहीं जानना। अभी मेरा पर्पस ये कि डायमेंशन में अगर ये फार्मूले यूज हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना, बस, है ना? है क्या, अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं। अगर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा तो हम करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो ध्यान देना, अगर इस तरह से लिखा हुआ है e की पावर x, तो e की पावर x का मतलब है ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस होता है, ठीक है? और इसकी जो पावर लिखी गई है ये भी कोई नंबर होता है, तो x खुद भी डायमेंशन लेस है, तो ये पूरा नंबर डायमेंशन लेस होता है। और यहाँ पे अगर कोई पावर लिखी हुई है तो वो भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, ठीक है? समझ गए कि नहीं? Yes. सच पॉइंट ऑफ नंबर। इसमें दूसरा पार्ट आता है एक लॉग का, y इक्वल्स टू जैसे log x ऐसा लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है लॉगरिथम। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम। हाँ, लॉग या इस तरह से लिखा हुआ है लॉगरिथम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम। हम लोग जब बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, बट अभी नहीं, क्योंकि अगर मैं अभी लॉग और एक्सपोनेंशियल पढ़ाने जाऊंगा ना तो हम बेसिक मैथ्स में उलझ जाएंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर में कुछ इस तरह के नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसे होते बेटा? डायमेंशन लेस होते। तो यहां पर भी ध्यान देना, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है log x लिखा हुआ है
ये इस तरह से लिखा हुआ है तो ये पूरा जो टर्म होता है ये खुद डायमेंशन लेस होता है पूरा की पूरा। यहाँ पे m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, और इसमें जो x है, ये जो x आप देख रहे हैं यहाँ पर का या यहाँ पर का, ये x खुद भी कैसा होता है, डायमेंशन लेस। लेस होता है। ये नंबर्स है, ये डायमेंशन लेस है। फिर तीसरे पॉइंट में आपको डिफरेंशिएशन वाले टर्म दिखेंगे, जैसे dy अपॉन dx जैसे दिख रहा है, ये जरूरी नहीं है कि डायमेंशन लेस होगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी डायमेंशन अलग हो सकती है, इसकी डायमेंशन अलग हो सकती है, तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे इनकी डायमेंशन आ सकती है, बट ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ऐसे, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, आपको अभी इस तरह से मिलेंगे तो ये डायमेंशन लेस मानना है। तो पूरा ओवरऑल पूरा खुद डायमेंशन लेस और जो पावर बनती वो भी डायमेंशन लेस है। जैसे यहाँ पे पूरा डायमेंशन लेस और जो x लिखा गया है ये भी डायमेंशन लेस है। ठीक है, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा आपके पास में तो उसमें देखना बहुत सारे फंक्शन दिए रहते हैं, है ना, मोबाइल पे रहता है ना कैलकुलेटर। हेलो हेलो, हाँ सर। तो उसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं आपको, तो उसमें देखना लॉग वाले भी दिखेंगे और उसमें एक्सपोनेंशियल वाले भी दिखेंगे। ठीक है, लॉग और एक्सपोनेंशियल, e की पावर x भी दिखेगा तुमको, लॉग वाले भी दिखेंगे। मतलब ये सब नंबर्स होते हैं और ये सब कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लो बेटा, ले लिया? हेलो, Yes. Yes, sir. फिर आते हैं हम लोग रेशियो। तो जितने भी रेशियो होते हैं, रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो भी कैसा बनेगा, डायमेंशन लेस बनेगा। पॉइंट नंबर 5, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल में हम ले लें रिलेटिव डेंसिटी, एक टर्म यूज किया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बेटा डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपने कर दिया। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता है ना क्या होता है, m टू द पावर 1 l टू द पावर -3 m टू द पावर 1 l टू द पावर -3। तो ये टर्म क्या बन गया आपका, डायमेंशन लेस बन गया। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशन लेस होता है। एक और टर्म मैं बता रहा हूं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। वैक्यूम। नहीं ना, वैक्यूम ऊपर आता है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिखते हैं हम। दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो ये भी डायमेंशन लेस है, क्योंकि आप इसको v1 अपॉन v2 लिख दो, l1t माइनस 1 अपॉन l1t माइनस 1 लिख दो, अगेन इट इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। तो ध्यान रखना भाई, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अच्छा ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको रटवाया था कि भैया याद रखना, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन याद है कि नहीं है, l1t माइनस 1। एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, L1t minus 2। फोर्स के लिए क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2। T minus 2। और वर्क और एनर्जी के लिए क्या होता है, m1 l2 t L2 T minus 2। ठीक है, एरिया के लिए क्या होता है, l स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए क्या होता है, L cube। तो ये आपको याद रहनी चाहिए भाई। अगर ये डायमेंशन याद है तो बाकी सब आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से सब कुछ जनरेट नहीं है। जितनी भी डायमेंशन बन रही ना वो इन्हीं के आसपास घूम के बन रही है। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, तो ये बिल्कुल आपको रटी रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए भाई। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, ये याद है तो आप बाकी फटाफट निकाल सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला था ना जिसमें हम वैक्यूम लेते हैं नीचे। हाँ हाँ,
अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम न्यूमरेटर में होता है और मीडियम पे होता है डिनोमिनेटर में। समझ गए ना? C/V बोलते पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? C होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोलना है तो वो C/V बनता फिर। ठीक है, यस सर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? हेलो, यस सर। पेज नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। तो ये हो गया पूरा, मतलब कि कहां कहां पे डायमेंशन यूज नहीं करना है ना। पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 9 पे अब यूजेस ऑफ डायमेंशन पे आते हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन में सेकंड यूज ये था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन और फार्मूला। फार्मूला की करेक्टनेस को चेक करना या फिजिकल इक्वेशन को चेक करना कि वो करेक्ट है या नहीं है। अब जैसे बिल्कुल सिंपल सा मैं लेता हूं, बाकी इसमें हम पूरा सिस्टमैटिक करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, चेक s equals to ut plus half at square, check this, check the correctness of this equation s equals to ut plus half at square, check the correctness of this equation using the method of dimension, method of dimension। इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना है, डायमेंशन मेथड का यूज करके चेक करना है कि भाई ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। समझ गए क्वेश्चन? इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन कि ये करेक्ट है या नहीं है। बात समझ गए? हेलो, इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना। वैसे तो पता ही है हमको कि करेक्ट है, हमने पढ़ा हुआ, पढ़ते हुए आ रहा है s equals to ut plus half at square, है ना। s क्या है यहाँ पे? s is displacement, u is initial velocity, बराबर है, a is acceleration और t क्या है यहाँ पे? टाइम। तो इसके सॉल्यूशन को ऐसे देखेंगे अपन, डायमेंशन लिखते हैं अपन। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या आएगी बेटा? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, सॉरी l टू द पावर 1, t टू द पावर 0। अब आपको किसकी डायमेंशन लिखना है? u into t की डायमेंशन लिखना है। तो u इज वेलोसिटी l1 t minus 1 और t फिर से टाइम हो गया t की पावर 1। तो सॉल्व करने पे l1 t0 मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0। आपने u2 का भी डायमेंशन निकाल लिया। अब किसके लिए बच रहा है यहाँ पे? हाफ at स्क्वायर के लिए निकाल लो। तो हाफ की कोई डायमेंशन होती है क्या? हाफ की नंबर की कोई डायमेंशन No, होती sir. है क्या? नहीं होती। No. तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो इट इज l1 t minus 2 क्योंकि नंबर की कोई डायमेंशन नहीं है और t स्क्वायर की डायमेंशन t की पावर 2। तो l1 t0 मतलब ये भी आ गया m0 l1 t0, बराबर है बेटा? कोई डाउट इस Yes, पे? sir. This is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है? since s is equals to ut plus half at square, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से देखो, s की डायमेंशन, ut की डायमेंशन और हाफ at स्क्वायर की डायमेंशन कैसी है? सेम है, Equal. इक्वल है। since dimension of s is equals to dimension of u into t equals to dimension of half at square। क्या कंक्लूजन निकला है यहां पर से? so therefore this equation is
डायमेंशनली कैसी है ये? स्टेबल। डायमेंशनली करेक्ट, स्टेबल नहीं रे, डायमेंशनली करेक्ट है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट है ना? क्योंकि इक्वेशन को आप ऐड कर रहे हो, वहां पे बीच में आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, और वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब वो सभी सेम डायमेंशन की होंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ये एक बात यहाँ से पता चल गई भाई कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर हो गया बेटा? हेलो? यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो, हाँ स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। कुछ और सर क्वेश्चन? ये पेज नंबर 9 था कि 8 था सर, क्योंकि 7 के बाद मैंने शायद से स्क्रीनशॉट नहीं लिया। बताने यार, कोई बच्चा 8 था कि 8 आएगा कि नहीं? क्या है? हेलो? 8 या 9 है? 8 8 ठीक है। ले लो स्विच का, ले लिए? हेलो? ले लिए क्या? यस सर। अब एक क्वेश्चन में कुछ इस तरह का ले रहा हूं। क्वेश्चन ये ले रहे हैं हम, a student write the formula of kinetic energy equals to 4/5 into mv square. A student write the formula of kinetic energy equals to 4/5 mv square. Check the formula using method of dimension. Using method of dimension. डायमेंशन मेथड का यूज करके आपको इस फार्मूले की करेक्टनेस को चेक करना है कि करेक्ट है कि नहीं है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? वैसे तो गलत Yes, sir. है, अपने को पता है कि ये गलत है। कहाँ पे गलत है? हाफ mv स्क्वायर होता है। हाँ, हाफ mv स्क्वायर होता है ना, लेकिन यहाँ पे लिखे हमने 4/5 mv स्क्वायर। बट पहले डायमेंशनली चेक तो कर लें हम, उसके बाद हम कुछ जवाब देंगे यहाँ पे कुछ चीजों का। पेज नंबर 9 डायमेंशनली चेक करते हैं कुछ हम इसके बारे में। तो डायमेंशनली अगर हम चेक करें, इसके सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं तो क्या आएगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी, और कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है किसी भी एनर्जी का? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ जल्दी से। m1 L2 T-2 L2 T minus 2. समझ गए? अब हम आएंगे डायमेंशन ऑफ 4/5 mv स्क्वायर। तो 4/5 की कोई डायमेंशन होती है क्या? नो सर। नहीं होती। नो। नहीं होती तो क्या लिख दोगे? m की डायमेंशन आ जाएगी m1, बराबर है। और फिर स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड? M1 L t-1 का होल। तो सॉल्व करके और यहाँ पे ये हो जाएगा L² t-2 और सॉल्व कर दो m1 L² ठीक है, माइक चालू है। माइक म्यूट करो यार। माइक म्यूट कर लो। कौन है? स्नेहा डोंगरे। ओके, सो m1 L2 t-2 यहाँ पर भी आ गया सॉल्व करने पे कि नहीं आया? आ गया। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ बताना जरा। ये It है is इक्वेशन dimensionally नंबर correct. 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। सिंस सिचुएशन इज करेक्ट। of kinetic energy is equals to dimension of 4/5 mv square। मतलब जिस स्टूडेंट ने ये फार्मूला लिखा है वो डायमेंशनली कैसा है? करेक्ट है सर। डायमेंशनली कैसा है? करेक्ट। करेक्ट है। बट फिजिकली करेक्ट है क्या? एक्चुअल में करेक्ट है क्या? नो सर। नो। नहीं, मैथमेटिकली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट आएगा। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि कोई फार्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट होता है तो वो फिजिकली करेक्ट हो, इसकी गारंटी है क्या? नो सर। नो। हाँ,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ एनी फॉर्मूला इज dimensionally correct, then it is not necessary physically correct, वो फार्मूला फिजिकली करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है. If any formula is dimensionally correct, then it is not necessary it is physically correct. It may be physically correct. It may be physically correct. ठीक है. But if any formula or equation is dimensionally incorrect, अगर dimensionally incorrect है कोई फार्मूला या कोई इक्वेशन, then it is 100% incorrect. Then it must be incorrect. वो incorrect ही होगी. It must be incorrect. मतलब अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली फिट नहीं बैठ रही है तो फिर वो 100% इनकरेक्ट है. लेकिन अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो. इट मे बी फिजिकली करेक्ट. समझ गया कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? यस सर. हाँ, अगर मान लो ये मेथड सक्सेस हो जाती ना तो आपको फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें फार्मूला डेरिवेशंस वगैरह आते हैं वो 4 ऑप्शन में आप डायरेक्ट देख के बता देते. फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब इतनी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक आ गया. क्या ड्रॉबैक आ गया यहाँ पे? हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे आ गई, एक अच्छी बात आ गई कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह के मिल जाए, ठीक है, क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह के मिल गए तो फिर सबसे पहले आप उनकी डायमेंशन चेक कर लो. अगर वो फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो 100% गलत ही होगा. ठीक है, तो अब हम उनको चेक करेंगे या हम उसके बारे में सोचेंगे जो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है. ठीक है, तो अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इट मे बी फिजिकली करेक्ट और इट मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, बट एक आइडिया लग जाता, रफ आइडिया लग जाता हमको. लेकिन अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो फिर उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो 100% गलत है, वो फार्मूला रॉन्ग है. समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? कोई डाउट बेटा इस पे? नो सर. ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो. यस सर. ले लिया? अब जो क्वेश्चंस हैं हम उसके बारे में जाते हैं. उनके डायमेंशनल फार्मूला लिखना और उसकी यूनिट लिखना यूजिंग द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. पेज नंबर 10. क्वेश्चन ये ले रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे. इफ फोर्स इज गिवन बाय A प्लस B डिवाइडेड बाय CT प्लस D, ये इस तरह से लिखा हुआ है, CT प्लस D, where A, B, C, D are some constant, F is force and T is time. Then find SI unit and dimension of SI unit and dimension of A, B, C, D. ये जो टर्म आए यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट आए हैं आपके, इट इज CT प्लस D, है ना. ये जो कांस्टेंट है A, B, C और D, आपको क्या करना है, इनकी SI यूनिट बताना है और डायमेंशनल फार्मूला भी इनका लिखना है. ये एक इक्वेशन है मतलब. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में थोड़ा सा सोचना है. ठीक है, तो ये बहुत आसान है, मैं सीधे सीधे करके बता देता हूं. चलो सोचते हैं अपन.
एसआई यूनिट तो हम सीधे सीधे लिख लेंगे। ये इक्वेशन तभी वैलिड है, कब वैलिड है बताना जरा, ये इक्वेशन कब वैलिड है? डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ जरा, क्या लिखोगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पीएच, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना, क्या है बताओ जरा जल्दी से। डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय सी टी प्लस डी, हाँ या ना? हेलो, यस सर। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर हम डायमेंशन ऑफ ए को डायमेंशन ऑफ बी अपॉन सी टी प्लस डी से मल्टीप्लाई करें तो भी वो होता है क्या करेक्ट? हाँ वो अभी आएगा ना, मैं वही तो बताने वाला हूँ। एक और इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि एक एक डायमेंशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है? एक डायमेंशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, x लिख दे रहा हूँ मैंने, हाँ इसको, और इट इज सी टी प्लस एक्स है ये, और इस पे एबीसी अभी डी नहीं है, तीन ही कांस्टेंट ले रहे हैं हम, एंड एक्स क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस, नहीं तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, है ना, ज्यादा अननोन हो जाते हैं। ओके, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। हाँ तो यहां तक समझ गए कि नहीं आप लोग? कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? हाँ यहां तक कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नो फोर्स सर। के बारे में देखो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? फोर्स की डायमेंशन पता है ना आपको, m1 l1 t-2, एंड व्हाट इज दियर SI यूनिट? इट इज आइदर न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना? हेलो, यस। तो फिर डायमेंशन ऑफ ए किसके बराबर हो गया? आंसर, डायमेंशन ऑफ ए किसके बराबर हो गया? फोर्स के बराबर हो गया। यस सर। एंड Yes. यूनिट और एसआई यूनिट किसके बराबर हो गया? ए की एसआई यूनिट किसके बराबर हो गई? एसआई यूनिट किसके बराबर हो गई, जल्दी बताओ। न्यूटन। न्यूटन के बराबर हो गई, तो ए तो हो गया एलिमिनेट हमारा। अब हमारा ये वाला टर्म बचा, तो अब इसको एलिमिनेट करने के लिए ना डिनोमिनेटर से चलो, सिंस आपके पास इक्वेशन है सी टी प्लस एक्स, तो सी टी प्लस एक्स इक्वेशन भी तभी डायमेंशनली करेक्ट होगी, इज करेक्ट ओनली इफ डायमेंशन ऑफ सी टी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ एक्स के बराबर होगा, हाँ या ना? जवाब देना भाई, समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, ये तभी करेक्ट है जब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम हो। तो फिर किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे? डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख देना, डायमेंशन ऑफ एक्स बाई टी, डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी, है ना? ये अब ये डिम डिम मत पढ़ना, डिम एक्स डिम टी, वो डायमेंशन ऑफ एक्स है ये, है ना? डायमेंशन ऑफ एक्स एंड दिस इज डायमेंशन ऑफ टी। तो सॉल्व करने पे कितना हो गया? L1 अपॉन T1, इट इज L1 T-1। तो C की डायमेंशन भी आपने निकाल दिया कि भाई C की डायमेंशन भी निकल गई, और SI यूनिट क्या बन गई यहाँ पे बताओ जरा जल्दी से? SI यूनिट बन गई मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? अरे लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए क्या हो गई? सेकेंड, समझ गए? यस यस सर। तो आपने A निकाल दिया, C निकाल दिया, अब कौन सा बचा आपका? B निकालने का बचा, बराबर है? हेलो, बराबर है कि नहीं? यस सर। ओके, यस सर। पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? हाँ। सर हाँ आई बोलो, डोंट अंडरस्टैंड द डायमेंशन ऑफ ए। ए की डायमेंशन नहीं समझी बेटा? देख ये इक्वेशन लिखी है, बराबर है? ये इक्वेशन कब वैलिड रहेगी? जब ए की डायमेंशन और एफ की डायमेंशन सेम होंगी कि नहीं होंगी, तभी तो वैलिड है ना ये, नहीं तो नहीं रहेगी ना। यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, ये सपोज 20 न्यूटन आता है, तो यहाँ पे पहला वाला टर्म कितना होना चाहिए? मान लो मैंने 5 न्यूटन लिखा, अगर न्यूटन की जगह कुछ और लिख दूंगा तो ये वैलिड आएगा क्या?
भाई अगर 20 न्यूटन लिख रहा है तो 5 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन, 50 न्यूटन मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू है, हाँ या ना? हाँ समझा? तो ए की यूनिट और डायमेंशन किसके बराबर मैच करनी चाहिए आपकी? फोर्स 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 के बराबर मैच करनी चाहिए। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर पक्का? यस हाँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 kg लिख दूंगा तो ये सही रहेगा कि गलत रहेगा? गलत गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया। पक्का सभी का क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? यस। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पे। आप बोलो। सर वो डायमेंशन ऑफ सी नहीं समझा। डायमेंशन ऑफ सीटी नहीं समझा? देख अब इसको भी ऐसे समझ ले, ये किस में मेजर है? यहाँ पे मीटर में, और ये किस में मेजर है? सेकंड में। इसका मतलब क्या होना चाहिए? सी किस में रहना चाहिए तभी ऐड करोगे? सेकंड और मीटर को ऐड कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहना चाहिए? मीटर पर सेकंड रहना चाहिए, तब सेकंड से सेकंड कटेगा और मीटर मीटर क्या हो जाएंगे आपके? ऐड हो जाएंगे। यस सर। समझ गया? हाँ सर। हाँ, तो उसको निकालने का क्या तरीका? अब आपको ये लॉजिक हमने डायरेक्ट लगा लिए, लेकिन बहुत सारी जगह पे नहीं लगा पाओगे, तो सीधे सीधे क्या लिख दो? डायमेंशन ऑफ सी इंटू टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। तो आपको चाहिए सी की डायमेंशन, तो क्या कर दोगे? जो टी की डायमेंशन से इधर पे ट्रांसपोज कर देना, डिवाइड हो जाएगा ये इधर आके। तो डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी बराबर है। यस सर। और क्योंकि एक्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक्स है डिस्टेंस, डिस्टेंस। टी क्या है? टाइम, एफ क्या है? फोर्स। अभी समझा? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर वो तीनों की डायमेंशन इक्वल दी गई है कि अब हमने अज्यूम किया है? कौन सी वाली? ये वाली? वो तीनों की डायमेंशन एफ ये और ये हाँ ये एक्चुअल में ये कोई फिजिकल इक्वेशन आई है, किसी ने बनाया होगा मान लो, है ना? लेकिन उसमें उसने क्या चीज छोड़ दिया है कि ये इक्वेशन निकल के आ गई और उसने लिखा होगा, बाकी चीजें भूल गए। मतलब फिर जब हमने लिखा तो हम बाकी चीजें भूल गए कि यार ये ए क्या था, बी क्या है, इसकी यूनिट क्या है। उसने बना के छोड़ दिया कोई इक्वेशन। अब उसने ये जरूर बता दिया था कि एफ यहाँ पे न्यूटन में है, एक्स यहाँ पे मीटर में मतलब डिस्टेंस है, और टी क्या है? यहाँ पे टाइम है, और ये कोई कांस्टेंट वैल्यूज है यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन निकालना है और इसकी यूनिट निकालना है, ऐसे बी और सी के लिए। अभी समझ गए कि नहीं? हाँ, सर आपकी वॉइस कट रही है और वीडियो भी नहीं दिख रहा है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है और इससे आपको ए, बी और सी के बारे में निकालना है। तो आपने क्या किया यहाँ पे? अगर ये इक्वेशन सही है, इसका मतलब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या लिखेंगे कि एफ की डायमेंशन, ए की डायमेंशन और इस पूरे टर्म की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए? इक्वल इक्वल रहनी चाहिए। अगर इक्वल है तभी तो इक्वेट कर पाओगे ना, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वेट कर पाओगे क्या? नहीं। नहीं। समझे कि नहीं? यस सर। ये देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 20 न्यूटन मान लो ये है, तो ये मान लो 5 न्यूटन है तो ये 15 होना चाहिए। भाई न्यूटन के साथ ही न्यूटन ऐड करोगे ना, आया ना? अगर मान लो मैं न्यूटन की जगह पे यहाँ पे मीटर लिख दूं तो बराबर है क्या ये, कि गलत हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। इसलिए क्या है, ए की डायमेंशन और एफ की डायमेंशन कैसी रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, तभी तो होगा ना बेटा, तभी तो इक्वेट कर पाओगे ना, तभी तो ऐड कर पाओगे ना। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। हाँ, अभी किसका बचा निकालने का? बी का और बचा अभी बस, बाकी तो निकल गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? अभी बी का बचा, तो बी को निकालने के लिए हम ना थोड़ा सा छोटी सी मेथड अडॉप्ट कर लेंगे। पेज नंबर 11। अब यहाँ पे क्या जाएगा? सिंस डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय सी टी प्लस एक्स। आपको चाहिए बी, तो दिस implies that dimension of b is equals to dimension of f into dimension of ct plus x बराबर है? क्लियर हो गया कि नहीं? यस।
हाँ, तो इसकी डायमेंशन क्या है यहाँ पे? डायमेंशन ऑफ f इज m1 l1 t - 2 और ct प्लस x मिलके क्या बन रहा है ये देखो, ये किसकी डायमेंशन है यहाँ पे? मीटर, मतलब डिस्टेंस की डायमेंशन है ये। तो इट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ ओवरऑल। तो ये हो जाएगा m1 l2 t - 2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन आ गई b की। और यूनिट अगर देखोगे तो इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन और ये डिस्टेंस बनता पूरा की पूरा, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई बेटा? न्यूटन मीटर बन गई। समझ गए? हेलो, यस। कोई डाउट? नो। ओके, स्क्रीनशॉट ले